हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत आज से हम लोग करेंगे और जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड उन सभी के बारे में डे बाय डे चर्चा करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो आज के इस पहले चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत होती है एंशियंट हिस्ट्री की, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या स्रोत रहे हैं, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे और सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। तो चलिए आज देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री को हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, एक तो भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं और दूसरा विश्व का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को देखते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से हमें हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन यहीं से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के भी कई सारे चैप्टर्स को देख रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री से भी बहुत सारे चैप्टर्स को हमने कर रखे हैं, जिसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज से एंशियंट हिस्ट्री। आज इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, कैसे शुरुआत होती है, कौन कौन से सोर्स रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी, हमें हमारे इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, उन सभी के बारे में आज इस क्लास में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत का नामकरण कैसे किया गया। तो नामकरण सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें पता चलता है महाकाव्य और पुराणों से भारतवर्ष के रूप में हम जानते हैं हम अपने भारत को। ठीक है, जो भारत का देश बोला जाता है, यहाँ के निवासियों के अनुसार भारत का संतान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यूनानियों के अनुसार इसे इंडिया कहा जाता था। ठीक है, यूनानी इसे इंडिया बोलते थे। मुस्लिम इतिहासकार हिंदुस्तान के रूप में इसे प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया, हमारे भारत देश का नामकरण किया गया और कई सारे नाम रखे गए, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान। तो आज हम भारत और इंडिया के रूप में हम अपने देखते हैं अपने देश को। तो इस प्रकार से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे कि आप समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में अगर आपको जानना है, किसी चीज़ का पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे? उसके कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से किताब पढ़ रहा है, कौन से चीज़ों का उपयोग कर रहा है। तो उनसे उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो उसी प्रकार से सभी चीज़ें हैं, जैसे कि रिलीजियस स्क्रिप्ट। अब रिलीजियस स्क्रिप्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो इतिहास जानने के लिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अब साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है कि कैसे कैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे रहा करते थे, कैसे हमारी संस्कृति डेवलप हुई है। तो इन सभी को पुरातत्व साक्ष्य के रूप में भी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में भी खोजा गया और उनके माध्यम से हम हिस्ट्री को जानते हैं। विदेशियों का विवरण, जो विदेशी हमारे इंडिया में आए और उन्होंने कुछ किताब लिख दिए और उन्हीं के माध्यम से हमें कुछ जानकारियाँ इकट्ठा हुई। ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जो हैं,
जब लिखना पढ़ना लोगों को आ गया तो वो क्या हुआ कि किताबें लिखना शुरू की और उनके माध्यम से हमें समझ में आने लगा कि हमारा हिस्ट्री कैसा रहा। धर्म ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सभी के माध्यम से जो वेद हैं, जो मौलिक आधार हमारा कहा जाए हिस्ट्री का जो है, जिसके माध्यम से हमें अपने पूर्वजों की जानकारी इकट्ठा होती है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, पूरी जानकारी जो है यहाँ से हमें मिलती है। तो इन सभी सोर्सेज से हमें जानकारी मिलती है, इन सभी के बारे में इसी एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। और डे बाय डे हम चैप्टर को लेकर के आएंगे और जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, उससे हम डेली चर्चा करते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली है। तो धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले वेद आते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो अर्थशास्त्र जिनके रचयिता कौटिल्य हैं, राजतरंगिणी जिनके रचयिता कल्हण हैं, चचनामा अली अहमद, अष्टाध्यायी जिनके रचयिता पाणिनि हैं, गार्गी संहिता कात्यायन, महाभाष्य जिनके रचयिता पतंजलि हैं। तो ये आपको ऐतिहासिक ग्रंथ जो है ना, ये जो 6 ग्रंथ के बारे में आपको बताया गया है, जो रचयिता के बारे में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको बिल्कुल रट ही लेना है। तो ये आपको ध्यान में भी रखना है और प्लस ये भी ध्यान में रखना है कि अगर सोर्सेज के बारे में पूछा जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं और धार्मिक ग्रंथ भी कुछ इस प्रकार हैं जहाँ से हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है और हम समझते हैं। तो वेद कौन कौन से हैं? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है, ठीक है। और इनके जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है, ये हैं। और 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 प्रकार के वेद हैं जहाँ से सारे जो चीज़ें हैं हमें मिलती हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा होती है। हम समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से हमारे संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, कैसे वहाँ पहले के लोग रहा करते थे। तो इन सभी के बारे में इन वेदों के अंतर्गत लिखा गया है। अब आते हैं सबसे पहला वेद जो है, वेद के बारे में आज शॉर्ट में ही समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। शॉर्ट में आज इंट्रोडक्शन का क्लास है तो बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसका अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद है और विभाजन जो किया गया है ऋग्वेद को 10 मंडल के रूप में 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसके अंतर्गत इंद्र देवता को समर्पित 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि देवता को समर्पित 200 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 10 मंडल याद रखना है, सूक्त कितने हैं 1028, ऋचाएँ कितनी हैं 10,462 ऋचाएँ हैं और उसमें से भी इंद्र को समर्पित कितनी ऋचाएँ हैं, तो 250 और अग्नि को समर्पित 200 ऋचाएँ हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन, जब एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनको पढ़ने वाले जो ऋषि थे उसे होत्री कहा जाता है, ठीक है, होत्री।
अब जानकारियाँ इनके माध्यम से हमें क्या मिलती है, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त होती है जानकारी। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे विश्वामित्र द्वारा जो रचित तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, उसके अंतर्गत सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो तीसरा मंडल, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद के अंतर्गत, और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, और इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत तीसरे मंडल में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे आएंगे आठवां मंडल। आठवां मंडल के अंतर्गत क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है आठवें मंडल के अंतर्गत, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नवां मंडल क्या है, तो नवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल में चातुर्वर्ण समाज के बारे में वर्णन किया गया है, किन प्रकार से समाज को विभक्त किया गया है, पुरुष वर्ण को, चातुर्वर्ण समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन सभी के कर्तव्यों का वर्णन भी इसी के अंतर्गत मिलता है। 10वें मंडल के धर्म सूत्र के अंतर्गत इनके कर्तव्यों का वर्णन भी मिलता है कि ब्राह्मण किस प्रकार के कर्तव्य करेंगे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस प्रकार से कर्तव्य अपना करते हैं। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋग्वेद के बारे में हमने समझा। अभी आएंगे सामवेद, जो दूसरा वेद है, वो गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में है, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनके बारे में सेकेंड वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, पाठकर्ता जो होते हैं उन्हें उद्रात्री कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है, पाठकर्ता इसके अधर्व्यू कहलाते हैं। विशेषता है यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। तो इस प्रकार आगे हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो अंतिम वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है, इसके रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। जानकारियां इसके अंतर्गत क्या है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि का जानकारियां इसमें मिलता है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास की जानकारी भी है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इनके बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलती है अथर्ववेद से। कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। तो इस प्रकार से अथर्ववेद के अंतर्गत ये कुछ बातें हैं। और हमने पूरा एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन के जो सोर्सेस थे, हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ सोर्स हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार रह रहे होंगे और कैसे हमारे भारतीय संस्कृति का उद्भव हुआ, हमारे मानव का विकास होता है। इन सभी सोर्सेज के अंतर्गत हमें प्राप्त होती हैं सारी जानकारियाँ। और हमने जो देखा वेदों के बारे में, वेदों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और आज हम देखेंगे कुछ MCQs है जो इम्पॉर्टेंट है। इससे निम्नलिखित में से किस वेद को गायन का वेद कहा जाता है? सामवेद। किस वेद में औषधियों एवं जादू टोने से संबंधित मंत्र पाए जाते हैं? तो जो सबसे अंतिम वेद था अथर्ववेद, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो कुछ जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3-4 क्वेश्चन है जिसको आपको लिख लेना है और इसको लिखने का भी प्रयास करना है। ऋग्वेद को भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्यों कहा जाता है?
इसके प्रमुख विषयों की चर्चा कीजिए। सामवेद की संगीत में क्या भूमिका रही है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। यजुर्वेद के प्रकारों तथा उसमें वर्णित यज्ञ विधियों का वर्णन कीजिए। अथर्ववेद की विशिष्टताओं एवं उसमें सम्मिलित चिकित्सा ज्ञान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करें और जितना लिखेंगे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहें और हमें उम्मीद है कि आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।